नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे। आसाराम का क्या होगा? पुलिस आसाराम को खोज रही है, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम कि आखिर आसाराम बापू हैं कहां। खबर है कि आखिरी बार उन्हें अहमदाबाद में देखा गया था। आज हम आपको बताएंगे कि आसाराम दरअसल कहां हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच आसाराम ने अनर्थ किया? आसाराम का आश्रम ये कह रहा है कि रिपोर्ट में जिस रात का जिक्र है उस रात वो जोधपुर में थे ही नहीं, लेकिन उन्हीं के एक भक्त ने इस दावे की पोल खोल दी है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए उस लड़की की आपबीती जिसका आरोप है कि आसाराम ने उसके साथ जो भी किया उसके बाद उसने रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आसाराम पर आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की सामने आई है। इस लड़की ने एक बड़े अखबार को अपनी आपबीती सुनाई है। को जिस दिन पूरा मुल्क आजादी की 66वीं सालगिरह मना रहा था, आसाराम ने जोधपुर आश्रम के एक कमरे में उसके किया। लड़की ने क्या कहा? मैं आसाराम के छिंदवाड़ा वाले गुरुकुल में रह रही थी। वही अगस्त के पहले हफ्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई। आश्रम की तरफ से मेरे मम्मी पापा को इस बात की खबर दी गई। इसके बाद मम्मी पापा छिंदवाड़ा आश्रम आ गए। आश्रम की तरफ से उन्हें ये बताया गया कि अब तबीयत थोड़ी ठीक है। इसके बाद रिपोर्टर ने इस लड़की से पूछा कि आप छिंदवाड़ा आश्रम से जोधपुर कैसे पहुंच गईं? इस पर इस लड़की ने क्या, ये सुनिए। छिंदवाड़ा आश्रम में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, लेकिन आश्रम की तरफ से मम्मी पापा को कहा गया कि इसे झाड़ फूक की जरूरत है, जो छिंदवाड़ा आश्रम में संभव नहीं है। इसीलिए बच्ची को जोधपुर आश्रम ले जाना होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, इसको हम जोधपुर आश्रम पहुँचे। एक अखबार के रिपोर्टर ने फिर लड़की से पूछा कि जोधपुर पहुंचने के बाद आपको कहां रखा गया? आपके इलाज के लिए वहां क्या इंतजाम किए गए? सुनिए पीड़िता ने क्या जवाब दिया। 14 अगस्त को मुझे मापाई आश्रम में ले जाने के बाद 15 अगस्त को आसाराम बापू से मेरा आमना सामना हुआ। आसाराम ने खुद मेरे मम्मी पापा को कहा कि लड़की को आश्रम में छोड़ दें, इसे ठीक करने के लिए अनुष्ठान की जरूरत है। इसके बाद मैं मम्मी पापा से अलग दूसरी जगह पर ले जाई गई। पीड़ित लड़की के जोधपुर पहुंचने के बाद आसाराम से उसकी मुलाकात के बाद आगे क्या हुआ? पीड़ित ने अखबार के रिपोर्टर को पूरी कहानी बताई। सुनिए उसने क्या कहा। 15 अगस्त की रात आसाराम मुझे अलग कमरे में ले गए। फिर उन्होंने मेरे साथ वो किया जो मैं बता नहीं सकती। मैंने आसाराम से इसका विरोध किया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद मैं बहुत डर गई। सवाल ये है कि लड़की ने उसी दिन ये बात अपने मम्मी पापा या रिश्तेदारों को क्यों नहीं बताई? इसका जवाब भी पीड़ित ने अखबार के रिपोर्टर को दिया है। मेरे साथ गलत होने के बाद मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी तबीयत भी तेजी से खराब हो रही थी। बावजूद इसके मुझसे ये कहा गया कि मैं छिंदवाड़ा आश्रम जाने के लिए तैयार रहूं, जबकि आसाराम ने ये कहा कि मुझे अहमदाबाद आश्रम भेज दिया जाए। लेकिन मैं मम्मी पापा के साथ अपने घर चली आई। आश्रम और घर जाने के दौरान रास्ते में मुझ में ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये बात किसी को बता पाऊं। घर आकर मैंने पूरी बात मम्मी पापा को बताई। मम्मी पापा को जब पूरी बात पता चल गई, फिर मामला दर्ज कराने में देरी क्यों हुई? रिपोर्टर ने ये सवाल पीड़ित लड़की के सामने उठाया। लड़की ने क्या कहा? सुनिए। मम्मी पापा को बताने के बाद हम लोग दिल्ली आए। यहाँ 18 से 20 अगस्त तक रामलीला मैदान में समागम होना था, जिसमें मम्मी पापा पूरे मामले पर आसाराम बापू से बात करना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को आसाराम से नहीं मिलने दिया गया। बाद में 19 अगस्त को हम लोग कमला मार्केट थाने पहुँचे, क्योंकि ये रामलीला मैदान से सटा हुआ था। वहाँ मौजूद पुलिस वालों को मैंने पूरी बात बताई। अब रिपोर्टर ने इस पीड़ित लड़की से पूछा कि कमला मार्केट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद क्या कार्रवाई की गई? सुनिए लड़की का जवाब। दिल्ली पुलिस की टीम ने मेरी बातों पर यकीन किया और तुरंत रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट दर्ज कराने के तुरंत बाद मेरा मेडिकल करवाया गया। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मेरे साथ गलत काम आसाराम बापू ने ही किया। चाहे तो कोई जांच करा ले, सच सामने आकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आसाराम बापू को सामने आना होगा और बताना होगा उनका पक्ष क्या है इस पूरे मामले में। उनके ऊपर जिस कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें उनका बचना काफी मुश्किल लग रहा है। अब सच्चे केस तो 10-5% होते, झूठे केस 90% होते। आसाराम पर सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इस बार वो पॉक्सो में फंस गए हैं। पॉक्सो की वजह से उनका बचना मुश्किल है। सवाल ये है कि ये पॉक्सो है क्या?
प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, मतलब ऐसा कानून जिसमें मुजरिम को खुद ये साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। मतलब ये हुआ कि आसाराम को ये साबित करना होगा कि उन्होंने पीड़ित लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। पॉक्सो कानून के मुताबिक पीड़ित का बयान ही सबसे बड़ा सबूत माना जाता है और पीड़ित लड़की का बयान दिल्ली पुलिस ने 164 धारा के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा दिया है। बयान दर्ज कराने से पहले सबसे बड़ा सबूत इस लड़की का मेडिकल था, जो आरोपी के खिलाफ है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि आसाराम का बचना इस बार नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आसाराम बापू पर पहली बार इतने गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि गलत वजह से वो सुर्खियों में रहे हो। इससे पहले भी आसाराम के विवादित बयान और उनकी हरकतें ऐसी रही हैं कि उन पर सवाल उठाए गए हैं। विवादों से आसाराम बापू का चोली दामन का साथ रहा है। अपनी हरकतों और शर्मनाक बयानों के चलते आसाराम बापू विवादों में हमेशा घिरते रहे हैं। जब पूरा महाराष्ट्र सूखे की चपेट में था, तब आसाराम बापू ने पानी बचाने की अपील को नजरअंदाज करते हुए जमकर होली खेली और पूछने पर कहा, पानी किसी के बाप का नहीं है। 16 दिसंबर के दिल्ली गैंगरेप मामले को लेकर आसाराम बापू ने पीड़ित पर विवादित बयान दिया था। इसके बाद खूब हो हल्ला हुआ था। नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। आसाराम बापू ने तब एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के कैमरामैन को थप्पड़ मार दिया था। बाबा अपनी तस्वीरें उतरवाना चाहते थे, लेकिन कैमरामैन ने जब ध्यान नहीं दिया तो बापू को गुस्सा आ गया और उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसके अलावा आसाराम बापू के गुरुकुल में पढ़ने वाले 2 बच्चों की मौत के मामले में भी विवाद खड़ा हुआ था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि बच्चों की मौत के पीछे काला जादू है। इतना ही नहीं, आसाराम बापू और उनके बेटे के खिलाफ कई राज्यों में गैर कानूनी तरीके से जमीन हड़पने का भी आरोप लगा। 6 दिसंबर 2009 को आसाराम बापू के पूर्व अनुयायी ने आसाराम और उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करवाया। इन सब से साफ है कि विवादों से आसाराम का पुराना रिश्ता रहा है। अर्जुन विनयानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज।